33वीं युवा संसद में नारी शक्ति का बाहुल्य है, जो नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है और एक आदर्श लोकतंत्र को दर्शाता है। We begin today's session with the oath and affirmation of the newly elected members. Secretary General, please. Shri Neeraj Upadhyay, who stands elected from Varanasi constituency to take oath or affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language do you want to take oath? In Urdu language. मैं नीरज उपाध्याय, जिसे युवा संसद की लोकसभा का रुकन मुंतसिब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के आईन पर जो कानून के वमुजद तय आया है इत्तेखाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। Shri Dhirajuddin, who stands elected from Adilabad constituency to take oath or affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language do you want to take oath? In Sanskrit language. अहम धीराजुद्दीन युवा संसदस्य सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यं श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्वं संपन्नतां अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुमहम् उद्यतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय तु भारतम्। जय तु भारतम्। वाराणसी के सांसद ने अपनी शपथ उर्दू में ली और आदिलाबाद के सांसद ने अपनी शपथ संस्कृत में ली। यही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और यही भारत के संवैधानिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House about the demise of a former colleague, Shri Mulayam Singh Yadav. He was a teacher by profession and an active social worker. He devoted his time and energy for the welfare and overall development of the nation. A former Chief Minister of Uttar Pradesh and 21st Union Defence Minister, an able parliamentarian and an active social worker. He passed away at Gurugram on 10th October 2022 at the age of 82. Honorable Speaker, Madam, I rise to pay my tribute to Shri Mulayam Singh Yadav, whose death has deeply moved all of us. He was a great social worker and a person who used to perform his duty with great devotion and sincerity. चूंकि वो थे ही सामान्य किसान परिवार से, वे गरीबों और किसानों के दुख दर्द को यूं ही समझ पाते थे। शायद इसीलिए उन्होंने अपना कीमती समय ज्यादातर गरीबों और किसानों की तरक्की में लगा दिया। आदरणीय स्पीकर महोदया, मैं पूरी सदन की ओर से श्री मुलायम सिंह यादव साहब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आप एवं सदन के सभी नेताओं द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपनी चिंता जाहिर करता हूँ। श्री मुलायम सिंह यादव न सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक निष्ठावान नेता थे, अपितु एक जिम्मेदार सांसद व समाज सुधारक भी थे। उनके द्वारा किए गए सभी काम उल्लेखनीय हैं। वे इस लोकसभा के 7 बार सदस्य रहे और 10 बार विधानसभा के सदस्य रहने के साथ साथ 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे अपनी पार्टी के इतने प्रिय थे कि लोग उनको नेताजी कहकर पुकारा करते थे। वे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनका जनता के साथ काफी गहरा लगाव था। वे जनता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहे। उनके निधन से आज देश ने एक प्रतिष्ठित नेता को खो दिया है। यह अवश्य ही एक अपूर्णीय क्षति है। माननीय महोदया, मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करने में
स्वयं को और अपने दल को संयोजित करना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदया। The House may stand in silence for a while. Everyone can settle now. Secretary, to convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, madam. Prime Minister, to introduce new ministers. Honorable Speaker, Madam, I have immense pleasure to introduce to you and through you to the House our new ministers. Mr. Jasbir Singh Dhimpa, our new Railway Minister. Sushri Lalita Singh, our new State Defence Minister. Thank you. And now the question hour begins. Question 101, Ms. Kanishka Joshi, please. आदरणीय महोदया, आपके माध्यम से मेरा सवाल माननीय विदेश मंत्री जी से। तो महोदय, क्या आप सदन को मेरे सवालों के जवाब देने का कष्ट करेंगे? पहला प्रश्न, श्रीलंका संकट का भारत के निर्यात क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा प्रश्न, सदन ये जानना चाहता है कि भारत श्रीलंका का पड़ोसी देश होने के नाते किस प्रकार से प्रवासियों की समस्याओं का समाधान करेगा? और तीसरा प्रश्न यह है कि एक पड़ोसी देश होने के नाते हम किस प्रकार से श्रीलंका की सहायता कर सकते हैं? धन्यवाद महोदय। Honorable Minister of External Affairs, please. प्रश्न तो बड़े सटीक पूछे हैं आपने महोदया, तो आइए सुनिए अपने सारे सवालों के जवाब। महोदया, श्रीलंका भारत के लिए कूटनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है, अतः हमारी कुछ बिजनेस इस समय पूरी तरह प्रभावित है। श्रीलंका को भारत निर्यात जहां 2014 से 2015 में $6.7 बिलियन था, वहीं जनवरी 2022 में यह $4.49 बिलियन है। श्रीलंका की हिस्सेदारी निर्यात में जहां 2014 से 2015 में 2.16% थी, वहीं आज 1.3% रह गई है। महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रीलंका चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है और इस समय बहुत सारे देशों ने भारत से चाय की मांग की है। महोदय, शायद आप उन देशों के नाम बताना भूल गए। हम भी तो जाने कौन से हैं ये देश। महोदया, कृपया बैठ जाइए। बैठ जाइए महोदया, कितने प्रश्न उठाएंगे? जितने सवाल उठाए हैं आपको सबके जवाब दे के जाएंगे। Members, please maintain महोदया, silence. ईरान, इराक, तुर्की और रूस जैसे देशों ने भारत से चाय की मांग की है और यही नहीं, इससे हमारी चाय निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष 41% की वृद्धि दर्ज की गई है। अध्यक्ष महोदया, भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था संकट में है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत श्रीलंका का पड़ोसी देश होने के नाते प्रवासियों का यहाँ आना संभव है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1,50,000 नागरिक श्रीलंका छोड़ चुके हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इससे पहले गृह युद्ध में भी श्रीलंका के लाखों लोग तमिल भाषी थे। उन्होंने भारत में आकर पनाह ली थी और वर्तमान समय में भी स्थिति कुछ ऐसी है। तमिलनाडु 1,23,000, कर्नाटका 35,000, केरला 7,000, पोंडिचेरी 500। मुद्दे से मत भटकाएं महोदय, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दें। ये बताएं कि हमने किस प्रकार एक पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाया है। Please be seated. वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी में अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी में अपना काम कर जाते हैं। अध्यक्ष महोदया, एक पड़ोसी देश होने के नाते हमने श्रीलंका को ऋण प्रदान किया है। यह ऋण लंबी अवधि का ऋण है जो भारत के सामान लेने में खर्च होगा। अध्यक्ष महोदया, वसुधैव कुटुंबकम की नीति का अनुसरण करने वाले हम भारतीय हैं। बिजली की कटौती से राहत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने श्रीलंका को कच्चा तेल व अन्य राहत सामग्री प्रदान की है। हमने 77,000 करोड़ का ऋण दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। भारत का श्रीलंका के नागरिकों की सहायता करना फायदेमंद होगा, जिससे चीन की विस्तारवादी नीति पर
अंकुश लगाया जा सके एवं भारत की छवि एक अच्छे पड़ोसी के रूप में उभर कर आए। आंखों में खुशी लबों पर हंसी, आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम न हो, ऐसा दिन आए श्रीलंका के इतिहास में लाए खुशियां जिसकी कभी शाम ना हो। धन्यवाद महोदय। Question 102, Miss Bhumika, please. आदरणीय स्पीकर महोदया, ये तो हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कोविड महामारी से लाखों लोग बेरोजगार हो गए, हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि का भुखमरी से निपटने के लिए इनकी क्या योजना है, खा देश में फैली बेरोजगारी से निपटने के लिए इनकी क्या रणनीति है। Honorable Minister of Home Affairs, please. आदरणीय स्पीकर महोदय, सदन के सभी सांसद महोदयों के साथ साथ पूरे देश को इस बात से अवगत कराया गया कि उस वक्त हम एक बहुत बड़े संकट एवं चुनौती के दौर से गुजर रहे थे। महामारी ने हमारे ही देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। अमेरिका जैसे विकसित देश में लाखों लोगों की मौत हुई, उनकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। विश्व स्तर पर तुलना करने पर हमारा देश बाकी देशों से हर चुनौती का सक्षम रूप से सामना करने में अग्रसर रहा। महोदया, गृह मंत्री जी मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है, कृपया हमें गोल गोल ना घुमाएं, आप सीधा हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। महोदया, कृपया बैठ जाइए और सदन की गरिमा बनाएं। गोल गोल घुमाने का कार्य आपकी पार्टी करती होगी महोदया, यह सरकार तो सीधा कार्य करती है, सीधे एक्शन लेती है। कृपया शांत रहिए। मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी कि भुखमरी से बचने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे बसों, ट्रेनों और कुछ जगहों पर फंसे लोगों को फूड पैकेट्स बांटे गए। गांव में मुफ्त में दाल, अनाज एवं तेल बांटा जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। अंत्योदय योजना चलाई जा रही है महोदया, तथा यह सरकार यह सुनिश्चित करती है कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इसी कारण हमारी सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल भी पास करवाया। पर अभी भी लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, क्या इसका जवाब है आपके पास? आप बैठ जाइए और विदेशी पत्र पत्रिकाओं के आंकड़ों से बाहर निकलकर यथार्थ के धरातल पर आकर देखिए महोदया। और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में उनकी भूमिका तो आपको पता ही होगी। खैर, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि बेरोजगारी को खत्म करने और रोजगार को बढ़ाने के लिए भारत अब आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। Members, please maintain silence. जिसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, MSME के तहत काम किया जा रहा है महोदया। साथ ही साथ बैंकिंग सेवा, सेना और शिक्षा पर भी काम चल रहा है। इस सरकार की मंशा है जो देश की बेरोजगारी को खत्म कर भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाएगी। अंततः मैं इस सदन पटल पर कुछ डेटा प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हमारी सरकार क्या कर रही है। Planning to create 10 lakh jobs in next 2 years. Job creation including private sector 70 lakhs. Grant distribution during lockdown 80.74 crores. Total vaccination including both doses 2,25,57,717. Patient discharged successfully 98.47%. Death rate only 1.20%. बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। Miss Bhumika, for a supplementary question. आदरणीय स्पीकर महोदया, अब मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि कोविड महामारी के तहत जिन बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, उन बच्चों को उचित शिक्षा देने का क्या प्रबंध है? Honorable Education Minister, please. आदरणीय स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहूंगी कि कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने बच्चों की शिक्षा रुकने नहीं दी और अनेक प्रकार के तकनीकी माध्यमों से सतत शिक्षण का कार्य करवाया है। Our government has ensured that every student gets continued access to education
for which initiative PM E-Vidya has been launched under the Atmanirbhar Bharat. The initiative includes Diksha, a digital learning platform, Swayam Prabha TV channel and CPSE podcast known as Shiksha Vani. इतना ही नहीं महोदया, बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण हेतु खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मनोदर्पण जैसी योजनाएं भी लाई गई थी और पीएम श्री योजना के अंतर्गत देश में 14,500 विद्यालय खोलने की योजना है, जिसमें हर ब्लॉक में 2 विद्यालय खोले जाएंगे। महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से देश के करोड़ों शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि कोरोना कालों में भी उन्होंने अध्यापन का कार्य रुकने नहीं दिया और पिछले 3 वर्षों में कोई भी छात्र शिक्षा से अवरोधित नहीं हुआ है। यह हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए हमारा देश तैयार है। धन्यवाद महोदया। Question 103, Mr. Jitendra, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, क्या रक्षा मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे अग्निवीर योजना जिसका आपकी सरकार ने खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया है, क्या यह योजना इस्राइल जैसे देशों की 4 साल की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस से प्रेरित है? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस योजना में भारतीयों के लिए ऐसा क्या विशेष है? मैंने अपने बिहार के साथ साथ पूरे देश को जलते देखा है मंत्री महोदय। आपकी सरकार की माने तो यह योजना सिर्फ 4 साल के लिए है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 4 साल बाद आपकी क्या कार्य योजना रहेगी उन करोड़ों युवाओं के लिए? Honorable Union Minister of Defence, please. धन्यवाद स्पीकर महोदया। हमारे सैन्य प्रशासन पर प्रश्न उठाने वाले आज विश्व की सर्वशक्तिशाली भारतीय सेना के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र का दीर्घ प्रतीक्षण है। मंत्री महोदय, शायद आप ये भूल रहे हैं कि सटीक उत्तर देना ही लोकतंत्र की संस्कृति रही है। कृपया कुछ तथ्यों के साथ उत्तर दीजिए। महोदय, जवाब सुनिए, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। महोदय, आपने पूछा इस योजना में क्या विशेष है, वो सुनिए महोदय। वर्तमान में भारतीय सेना की औसत आयु 35 से 36 वर्ष है, जो कि इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद 26 से 27 हो जाएगी और हमारी भारतीय सेना जवान युवाओं से भरी होगी, जिससे हमारी भारतीय सेना को आधुनिकीकरण में बहुत मदद मिलेगी। आपने इजराइल की बात करी, मैं उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा। Several developed countries have similar schemes for their citizens, where they provide them an opportunity to serve their nation for a limited time and also to develop their abilities and qualities like discipline, motivation and dynamism. महोदय, हम एक सार्वभौमिक देश हैं। हम अपनी कार्य योजना अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने देश को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। और सुनिए महोदय, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस का कॉन्सेप्ट हो या चाहे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाने का निर्णय, हमारी सरकार के निर्णय राष्ट्रहित में थे, राष्ट्रहित में है और राष्ट्रहित में ही रहेंगे। हमारी देश की युवा भारतीय सेना को बहुत सम्मान से देखती है और देश की रक्षा के लिए 4 साल तो क्या 4 दिन के लिए भी वर्दी पहनने को तैयार है। एंड फ्रॉम दिस अग्निपथ स्कीम we are trying to utilize the Indian youth capacity at the fullest, so that Indian armed forces can be modernized and equipped with new set of skills. मंत्री महोदय, युवाओं के बारे में तो कुछ बोलिए। महोदय, कृपया बैठ जाइए। बैठिए बैठिए महोदय, सुनने की क्षमता रखिए। आपके ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। आप आतुर बहुत जल्दी हो जाते हैं। पहले 4 सालों में अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी वो सुनिए महोदय। 30 से 40 हजार की सैलरी और 11.71 लाख का सेवानिधि पैकेज, जो कि इनकम टैक्स के दायरे से बिल्कुल बाहर होगा। और आगे की शिक्षा के लिए 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जो क्रैश कोर्स NIOS के माध्यम से कराया जाएगा। मैं सभी विपक्षी दलों से यह आग्रह करूंगा कि जरा दिल बड़ा करे और हमारी सेना, हम सबकी भारतीय सेना का सम्मान करे। यही हम सभी का राष्ट्र धर्म है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि
दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और इस योजना के साथ आइए। हम सब साथ हैं तभी देश का विकास है। सबका साथ और सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र है। धन्यवाद महोदय। Question 104, Ms. Sanjana, please. माननीय स्पीकर मैडम, भारत दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक देशों में से एक है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे देश में देखा जा सकता है। क्या देश के जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन परत के क्षरण को रोकने की क्या योजना है? Honorable Minister of Environment and Climate Change, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, जलवायु परिवर्तन की समस्या केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। समस्या चाहे समाज की हो या पर्यावरण की, हमारी नियत भी साफ है और नीति भी। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से संबंधी हमारी कुछ नीतियां साफ कर देना चाहती हूँ। पहली नीति हमारी स्वच्छ भारत अभियान है, जो पिछले 60 साल की गंदगी को साफ कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं निर्मल भारत का निर्माण करेगी। इसका प्रभाव आप गांव, शहर एवं कस्बे में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। हमारी सरकार पराली की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के साथ मिलकर एक ठोस कानून बनाने की ओर अग्रसर है, जो किसानों की आय को दुगना करने के साथ वायु की गुणवत्ता एवं पर्यावरण को शुद्ध व स्वच्छ बनाएगा। हमारी कुछ नीतियां हैं, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन व हरित भारत मिशन। ये सभी योजनाएं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करेंगी। हमारे देश के माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने COP26 ग्लासगो और हाल ही में COP27 इजिप्ट में अपनी नीति साफ कर दी थी। हम पर्यावरण की ओजोन परत को बचाने के लिए वचनबद्ध एवं कटिबद्ध हैं। जैव विविधता और जैव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने नामीबिया से 8 चीते मंगवाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े हैं, जो आज उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद महोदय। Question 105, Mr. Tejas, please. Honorable Speaker ma'am, I am feeling very proud to say that India is holding the 4th position in our strength, wealth and maintenance of our weapons. But through you, I want to ask the Minister of State Defense whether the government has prepared a layout for extending the jurisdiction of BSF in border states of the country. B, whether the government has identified new jurisdiction stretch of 50 kilometers. Yes, respected members, 50 kilometers in consultation with other agencies. Do you have any answer regarding these questions? Honorable State Minister of Defense, please. Honorable Speaker Madam, I am thankful to you for providing me time to answer the opposition question. The Government of India, by notification dated 11th October 2021, has rationalized the territorial jurisdiction of BSF, whereby the authorized BSF personnel can exercise the powers conferred upon them by the central government under some of the specific section of Criminal Procedure Code 1973, the Passport Act 1920 and the Passport Act 1967. Honorable Speaker Madam, the rationalized territorial jurisdiction running along the borders of India are firstly 50 kilometers. I repeat, respected members, 50 kilometers along international borders in state of Punjab, Gujarat, Rajasthan, West Bengal and Assam. Secondly, whole areas in state and union territories of Mizoram, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Jammu Kashmir and Ladakh. Thank you. Mr. Tejas for a supplementary question. दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ,
कोई शहीद होता है तो हम क्या करते हैं उनके घर वालों के लिए। इसीलिए मैं आपके माध्यम से राज्य रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने देश के शहीद हुए जवानों की विधवाओं के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्लीज। महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूरे देश को सूचित करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने देश के शहीदों की विधवाओं के लिए एमएच चेन्नई, एमएच सिकंदराबाद, एमएच धर्मशाला, एमएच औरंगाबाद जैसे अनेक अस्पताल खोले जिन्हें हम मिलिट्री हॉस्पिटल्स के नाम से जानते हैं। वे सभी छोटे बड़े अस्पतालों में जाकर अपना इलाज बिना किसी रोक टोक के करवा सकते हैं। महोदय, जितने आतुरता आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उतना ही विनम्र होकर उन शहीदों की विधवाओं से पूछिए कि हमारी सरकार ने उन शहीदों की विधवाओं को कम कीमतों पे आवास उपलब्ध करवाया है और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की है। धन्यवाद महोदया। महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि नो मोर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस प्लीज। क्वेश्चन 106, मिस मानसी प्लीज। Honorable Speaker Madam, will the Honorable Minister of Finance be pleased to state, is Indian economy in its worst phase as we are not able to recover after the aftermath of Notbandi and Corona crisis? If yes, is government not responsible for the crisis? B, what measures government had taken or planning to take to come out from this discouraging GDP growth? Honorable Finance Minister please. Madam Speaker, yes, I do accept that somewhere our GDP has not been as per our expectation. As a responsible government under the leadership of Honorable Prime Minister, we are committed to make a welfare society in the nation. And economy is an integral aspect of overall development of the nation. Not only economy of India, but also economy of developed nation on its worst phase. You can say Notbandi or Corona, but it would be your point of view. You would be happy to know that India has become the world's 5th largest economy after it overtook the United Kingdom. Members, please maintain silence. बीते क्वार्टर में भारत ने 13.5% की दर से अपनी जीडीपी में बढ़ोतरी दर्ज की है, जहां अमेरिका जैसी सुपर पावर का वृद्धि दर -0.6% है। क्या ये आंकड़े आपको उत्साहित नहीं करते? वित्तीय वर्ष 2020-21 जो कोरोना का समय था, भारत ने अपने 2001-2004 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सरप्लस में करके दिखाया है। पिछली सरकार तो करंट अकाउंट डेफिसिट से जूझती रही महोदया। मैडम स्पीकर, माननीय सांसद महोदया ने पूछा आपकी सरकार ने क्या ही किया है। सुनिए महोदया, पहला, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हमने फाइनेंशियल लिक्विडिटी बढ़ाने, छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने, बैंकों की वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है, ताकि हमारे देश का आम नागरिक 2 वक्त की रोटी आत्मविश्वास से खा सके। दूसरा, बैंकों की वित्तीय दशा एवं एनपीए की समस्या से निपटने के लिए हम बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। तीसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एफडीआई, एफपीआई को आकर्षित करने के लिए हम नियमों को शिथिल कर रहे हैं। और चौथा, बजट 2022 में हमने अपने SC/ST किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में मदद का वादा किया है। किसान आपके विरोध में क्यों है और आंदोलन पे आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं मंत्री महोदया? बैठ जाइए महोदया। किसान किसके साथ में है वो तो आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने बता ही दिया था। एवं सदन की गरिमा बनाए। अन्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के आने वाले विधानसभा के चुनाव के परिणाम बता ही देंगे कि किसान किसके साथ में है। हम मुफ्त की राजनीति और रेवड़ी कल्चर की राजनीति नहीं करते महोदया। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, चाहे हम सत्ता में हैं या नहीं। हम अपने देश के नागरिक और देश की आर्थिक स्थिति के लिए तत्पर हैं। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ आज अपने सरकार के प्रयासों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए महोदया, कृषि और किसानों की बात करें तो रबी 2020-21 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2020-21 में धान की खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान लगाया गया है। और
2.37 लाख करोड़ हमारी सरकार एज MSP सीधे किसान भाइयों के खाते में डालेगी। आप पूछते हैं क्या किया? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से आज करोड़ों युवा अपनी क्षमता के अनुसार कोरोना के आपदा के बाद भी अवसर तलाश रहे हैं। और GDP के संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा और फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूं। धन्यवाद महोदया। Now the question hour is over. Honorable Speaker Madam, will the Honorable Minister of Railway be pleased to state the arrangement made by the government regarding basic amenities in the railway for the people of the country? और मंत्री महोदय यह भी बताएं कि आपकी सरकार ने रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए हैं? भारत में रेल एवं रेलवे स्टेशनों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? मंत्री महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि आपका स्वच्छ भारत अभियान यहाँ फेल हो रहा है? और मंत्री महोदय, बायो टॉयलेट्स का क्या हुआ? Honorable Speaker, the government is highly concerned regarding this matter. In this regard, 200 stations are brought under Adarsh Station scheme and are provided with basic facilities like toilets, drinking water, catering services, waiting rooms and all about. What have your government done in this regard? Have you any answer? हमारी पिछली सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए जो कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों को घुमा फिराकर आप हमें बता रहे हैं। कुछ तथ्य दीजिए महोदय, कुछ तथ्य दीजिए। इस सरकार को तो अपनी ही पीठ थपथपाने की आदत है। हमारी ट्रेनों की रफ्तार देश की विकास की रफ्तार को दिखाती है। कभी नई दिल्ली से बनारस आने वाली वंदे भारत ट्रेन और विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने वाली गतिमान एक्सप्रेस का लुत्फ लीजिएगा। आपकी सरकार और हमारी सरकार ट्रेन और ट्रेन यात्रियों के लिए कितनी गंभीर आपको पता चल जाएगा। और मुझे तो यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा देश 2026 तक चाइना और जापान की तरह बुलेट ट्रेन के संचालन में विकसित हो जाएगा। This is C who has provided facilities in railways. 650 stations are getting new toilets. 17,000 old toilets are being replaced by bio toilets, increasing the number by 28,814. Also under Swachh Rail, Swachh Bharat program, professional cleaning agencies has been hired to keep trains and stations clean. Ma'am, security is the major issue in the railway. What step has the government taken up to improve the security and especially the security of women in train? I want to ask, what action for the security? रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? मैं बिहार के जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, आज भी यहाँ महिलाएं रेलवे में जाने पर सुरक्षित महसूस करती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से और जानना चाहूंगा कि आपने उनकी सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए? Yes, I was expecting the same question. The government of India has provided security helpline number 138 and 182 in this regard. Also, 12,000 railway stations are monitored regularly. Adding to this, trains are having pink zones. Compartments are reserved only for women, just to improve security services for women in India. Mr. Dipanshu, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 8 महीने से चल रहा है। मैं माननीय विदेश मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार की विदेश नीति क्या है। Honorable Minister of External Affairs, please. अध्यक्ष महोदय, हमारी विदेश नीति मित्र देशों के साथ मित्रता एवं शत्रु देशों के साथ आक्रामकता की है और इसीलिए हमारी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक से भी नहीं हिचकिचाती है और इसी नीति के कारण पाकिस्तान जैसे देश हमारे लड़ाकू विमान पायलट को हमारे घर तक सुरक्षित पहुंचा जाते हैं। जहां तक रूस और यूक्रेन संकट का सवाल है, तो हमने अपनी कूटनीति से यूक्रेन से 20,000 से भी अधिक भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के माध्यम से सुरक्षित जगह पहुंचाया और देवी शक्ति ऑपरेशन चलाकर अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बचाया। महोदय, पूरी दुनिया जानती है कि रूस हमारा पुराना मित्र है,
फिर भी इस मुद्दे पर हमने तटस्थ रहते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलकर दोनों देशों से युद्ध समाप्त करने की अपील की है। हम तीसरे विश्व युद्ध को नहीं होने देंगे। हम दोनों देशों को अपनी कूटनीति से बहुत जल्द ही वैश्विक शांति और युद्ध समाप्त करने के लिए सहमत कर लेंगे, क्योंकि पूरा विश्व हमारी देश की भूमिका की अहमियत को समझता है और हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। धन्यवाद महोदय। Mr. Bhavesh, do you wish to say anything? Honorable Speaker Madam, a serious breach of privilege has been committed by a leading news channel. The channel has attributed certain financial allegations on the government in Manrega program in the states of Odisha and Bihar. And therefore, I request you to allow me to raise a question on this matter now. Have you given any notice about it? You may not spring a surprise on me like this. Yes, ma'am. I have already given a notice of it at 10 a.m. today. Okay, it will be examined afterwards. Now papers to be laid on the table. Honorable Minister of Renewable Energy. Respected sir, I beg to lay on the table copy of the paper related to reports by first, identification of industrial sector promising to commercialization of solar energy. Second, market assessments of solar water heating in Himalayan region. Third, Delhi International Renewable Energy Conference. Thank you, sir. Secretary to report message from Upper Chamber of Youth Parliament. Sir, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament 2022 to 2023 in accordance with the provisions of the rules and procedure and conduct of business in the upper house of the Youth Parliament. I am directed to enclose a copy of the Illegal Migrants Determination by Tribunals Bill 1988, which has been passed by the Upper Chamber and its sitting held on 5 September 2022. Secretary to lay on the table a copy of bill as passed by the Upper Chamber of Youth Parliament. I lay on the table of the House the Illegal Migrants Determination by Tribunals Bill 2022 as passed by the Upper Chamber. Honorable members, I have to make an announcement. As the honored member of the House, I have a great pleasure in extending a warm welcome to the Excellency of Mr. Shakti Bahadur Pansit and Ms. Renu Thapa, an honored member of the Nepali parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guest. The delegation arrived on 22nd of November 2022. They are now seated on the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Now let us take up calling attention motion. Miss Sally, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधानमंत्री महोदय से अपने प्रश्न के उत्तर जानना चाहती हूँ, जो तीर्थ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटनाओं और हादसों से संबंधित है। कोरोना काल के पश्चात तीर्थ यात्रा को पर्यटन के भांति लेने के कारण तीर्थ यात्रियों की संख्या में गत वर्ष के अनुसार कितना इजाफा हुआ है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लीज। आदरणीय स्पीकर महोदय, पर्यटन पृथ्वी सर्वे गुण गेशत तत्पर है, अर्थात जो गुणों की खोज में तत्पर रहते हैं वे पूरी दुनिया घूमते हैं। यह बात बताना अनिवार्य नहीं कि हमारा देश विविधताओं का देश है और यहाँ आस्था व विश्वास लोगों के दिलो दिमाग में बसा है। वो तो कहते ही हैं, कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे वाणी। हमारे देश में वाणी तो बदलती ही है, उसके साथ साथ आस्था, विश्वास और धर्म भी बदल जाते हैं। परंतु महोदया, समय के साथ परिवर्तन तो आता ही है। वर्तमान समय में लोग तीर्थ यात्रा केवल आस्थावश नहीं करते, बल्कि वे पर्यटन एवं मनोरंजन के लिए भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जिससे हमने पाया है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में तीर्थ स्थलों पर तीर्थ यात्रियों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है।
महोदया, आश्चर्य की बात तो यह है कि यह प्रश्न हमसे वो लोग पूछ रहे हैं जिनकी आंखें उस समय तो नहीं खुली जब 1969 में पहली सबसे बड़ी घटना हुई थी। जहां तक कि महोदया इन लोगों ने बात की संख्याओं की, तो हम बता दें कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री की यात्रा शामिल है, वहां तीर्थ यात्रियों की संख्या कुछ इस प्रकार रही है। ध्यान से सुनिएगा महोदया। वर्ष 2019 में कुल 32,38,047 यात्रियों ने दर्शन किया। वहीं वर्ष 2020 में यह संख्या 3,21,749 थी। यहाँ पर कोरोना महामारी के कारण कुछ कमी देखी गई। वहीं वर्ष 2021 में यह संख्या 4,13,232 थी। यहाँ पर भी कोरोना महामारी के कारण ही कमी देखी गई। तो कदापि यह ना समझे कि इस विषय में हमारी सरकार की ओर से कोई भी कमी बरती गई। वहीं वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार अब तक नवंबर माह तक 35 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं महोदया। सत्ता में है तो क्या, इंसान तो हम भी हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान हुए हादसे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हमारा दोष कहां? जहां तक कि महोदया इन्होंने बात की दुर्घटनाओं की, तो हम बता दें, हम बड़ी बड़ी बात कर मुकर जाने वाले नहीं, बल्कि अपनी गलतियां स्वीकार भी करते हैं और उन्हें सुधारना भी जानते हैं। क्योंकि परिंदा वही सफल उड़ता है जो कोशिश करे। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माननीय अध्यक्ष महोदया, प्राकृतिक आपदा के नाम पर प्रधानमंत्री जी अपने दायित्व से बच नहीं सकते। थोड़ा धैर्य रखिए महोदय, अभी हमने अपनी बात पूरी ही कहा कि हम मानते हैं कि जनधन की सेवा और व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी सरकार की रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि केवल हमारे ही सरकार के कार्यकाल के दौरान ही दुर्घटनाएं दर्ज की गई हो। मिस शैली प्लीज। मंत्री महोदया, आप तीर्थ यात्रा के दौरान हुए हादसों का ब्यौरा भी तो प्रदान करें। मिस मोनिका प्लीज। जैसा कि हमारे सांसद महोदय द्वारा तीर्थ यात्रा के दौरान हुए हादसों में जनहानि का ब्यौरा मांगा गया, मैं आपके एवं इस सदन के माध्यम से सांसद महोदया को यह बताना चाहूंगी कि हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा सभी एक समान है। प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं। मिस्टर अक्षित प्लीज। Through Amarnath Yatra, the country's largest pilgrimage, I want to tell you about the complications and casualties that the devotees may face during the pilgrimage on Amarnath Yatra route. The biggest accident happened during the Amarnath Yatra in the year 1969. On July this year, there was an incident of cloudburst on Amarnath Yatra. About 100 devotees lost their lives in this incident. This incident is considered to be the first major incident in the history of Amarnath Yatra. In the year 2017, during Amarnath Yatra on July 16, a bus of pilgrims going to Amarnath rammed into a deep gorge near Ramban district, injuring more than 19 pilgrims. Miss Sweta, please. 12 जुलाई वर्ष 2018 की तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों का वाहन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रमार्ग पर खड़े ट्रक से जा टकराया, जिससे 13 तीर्थ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्ष 2019 में 1 से 26 जुलाई के बीच अमरनाथ यात्रा के दौरान भी करीब 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। वर्ष 2022 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 2,10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की यात्रा की। इस वर्ष भी 1 जुलाई को पवित्र गुफा के नजदीक बादल फटने की घटना हुई, जिसमें 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। धन्यवाद महोदय। मिस सैली प्लीज। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय यह भी बताएं कि तीर्थ यात्रों में होने वाले हादसों से सरकार की क्या कार्य योजनाएं हैं। ऑनरेबल प्राइम
Minister, please. आदरणीय स्पीकर महोदया, यह बात हमने अपनी गलतियां गिनाने के लिए नहीं कही, जो कि अवश्य ही आप कर ही रही होंगी, बल्कि इस कारण कही कि आप सभी जान सके कि इन दुर्घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्राकृतिक आपदा का रहा है और कहीं ना कहीं जन जागरूकता की कमी भी, जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमने आपदा के समय जनधन की हानि को कम से कम करने हेतु एवं जल्द से जल्द कार्रवाई हेतु एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के दलों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा और महोदया हमेशा भेजे जाएंगे। And so to inform you, health staff and air ambulance have been deployed across the route by the Uttarakhand government in response to the unusual high deaths. महोदया, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भारत के दूरस्थ स्थानों पर जन साधारण की सेवा के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। महोदया, प्राकृतिक आपदा को हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से लेती है। मैं इस सदन को इस तथ्य से अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार भारतीय तीर्थ विरासतों के पुनरुत्थान के लिए अपने पूर्ण पुरुषार्थ से काम कर रही है। महोदया, आप वाराणसी में काशी विश्वनाथ, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, उज्जैन में महाकालेश्वर, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर एवं ननकाना साहिब कॉरिडोर को खोलने का निर्णय हमारी सरकार की कटिबद्धता को चरितार्थ करती है। अब सदन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक वर्ग हेतु संस्कृत भाषा की अनिवार्यता, प्रभावी पाठ्यक्रम एवं संस्थाओं को आर्थिक अनुदान विधेयक 2022 पर विचार करेगा, जो मानसून सत्र में प्रस्तुत किया गया था। मिस सानवी प्लीज। माननीय महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करती हूँ। यह सदन प्रस्तावित करता है कि सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को कक्षा प्रथम से अनिवार्य भाषा के रूप में सभी शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाए तथा भारत में संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने हेतु जिन शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा के रूप में अपनाया जाए, उन्हें विशेष आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम, अर्थात हे मित्र, यह देववाणी संस्कृत भाषा अमृत के समान है, सरल और सरस है, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है और समस्त ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है। अध्यक्ष महोदया, संस्कृत भाषा सीधे सीधे हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सत्यमेव जयते जैसे सिद्धांत दुनिया को देते आए हैं। महोदया, हमारी सभी संवैधानिक संस्थाओं के ध्येय वाक्य भी संस्कृत में है। आज भी हमें अगर किसी बात का प्रमाण खोजना होता है तो हम वेदों तथा संस्कृत के ग्रंथों में उनसे संबंधित श्लोक खोजते हैं। संपूर्ण विश्व जिस योग, आयुर्वेद और गीता के कर्मयोग को अपना रहा है, वह संपूर्ण ज्ञान संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। परंतु खेद का विषय है महोदया, आज के समय में जब संपूर्ण विश्व मानव मूल्यों की रक्षा एवं प्राचीन भारतीय मूल्यों को वैश्विक बनाए जाने के लिए भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, हम अपनी मूल भाषा की अनदेखी कर पाश्चात्य भाषाओं के मुंहपाश में फंस रहे हैं। अब मैं माननीय महोदया से आग्रह करती हूँ कि इस विधेयक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए। धन्यवाद महोदया। Now motion is moved. Mr. Weber, please. इस संदर्भ में मैं सरकार के समक्ष निम्नलिखित सुझाव करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा के रूप में शामिल किया जाए तथा 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। दूसरा बिंदु महोदय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कक्षा प्रथम से 8वीं तक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रभावी पाठ्यक्रम तैयार करवाया जाए, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित करने पर विशेष प्रयास किए जाए। तीसरे सुझाव के रूप में
जिन जिन शिक्षण संस्थानों में संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित करने पर विशेष प्रयास किए जाए, उन संस्थानों को विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन संस्थानों को और अधिक उत्साह से प्रयास करने का बल मिलेगा तथा अन्य संस्थाएं भी इस कार्य में भागीदारी हेतु प्रयासरत होंगी। धन्यवाद महोदय। मिस अंकिता प्लीज। वर्तमान में संस्कृत व्यवहारिक रूप से प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 24,821 लोगों ने ही संस्कृत को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया है। सन 2011 में भारत की कुल 121 करोड़ की आबादी का मात्र 0.0019% भाग ही संस्कृत बोलता है। इस स्थिति में संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करना विद्या के साथ जबरदस्ती होगी। महोदया, शास्त्रीय भाषा कोई भी हो। महोदया कृपया बैठ जाइए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लीज। माननीय स्पीकर महोदय, मेरी समझ में तो यह बात सभी जानते ही होंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है कि छात्र अपनी इच्छा के अनुसार किन्हीं 2 भारतीय भाषाओं का चयन कर सकते हैं। मैं इसे अंग्रेजी में भी दोहरा दूं। अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एनी 2 इंडियन लैंग्वेजेस एज पर देयर विश। गौर करें महोदया, अपनी इच्छा के अनुसार। अब आप ही मुझे बताएं, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो संस्कृत कहते हैं? यह बात मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा देश विविधताओं का देश है और यहाँ आस्था, विश्वास और संप्रदाय के स्तर पर बहुत अधिक विभिन्नता है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और हमारा काम यह है कि हम इस विविधता को सकारात्मक रूप में लेते हुए विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार एवं विद्यार्थियों को अपना स्वयं विकास करने का अवसर प्रदान करें। परंतु महोदया, अगर ऐसी स्थिति में संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया गया तो यह विद्यालय प्रबंधन के लिए कई सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। महोदया, हमारे विद्यालयों में विभिन्न संस्कृति और परिवेश के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और उनका अपनी मातृभाषा के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसे पढ़ना अनिवार्य है। And English is now a global language, so we can't deny it as well. ऐसी स्थिति में अगर संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया गया तो यह विभिन्न राज्यों से संबंध रखने वाले छात्र छात्राओं के साथ अच्छा व्यवहार कदापि नहीं होगा। As they say, ma'am, science is derived from Sanskrit, but it is true, but not a reason for studying Sanskrit. Every book, novel, including the holy books, have their translation in different languages. So, for studying a particular book, a student doesn't need any kind of special knowledge of Sanskrit. Ma'am, this is digital India, and we are growing more and more. So, we should not stay back in those old times. As they say, ma'am, the world will end either in fire or in ice, either in desire or in hate. And by making Sanskrit a compulsory to study language, we will just create a situation of hatred. And the thing which blows my mind is that the Britishers created the same situation in 1947, and then some people did it again and again and again. And now even in the field of studies, at least leave something, ma'am. ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन लगता है अपनी फूट डालो, राज करो नीति को कुछ लोगों को सौगात में दे गए। With this, me and my party strongly oppose this bill. Thank you, madam. अब प्रश्न यह है कि जो सांसद प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक वर्ग हेतु संस्कृत भाषा की अनिवार्यता, प्रभावी पाठ्यक्रम एवं संस्कृत संस्थाओं को आर्थिक अनुदान विधेयक 2022 के पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। जो सदस्य इस विधेयक के पक्ष में नहीं है, वे ना कहें। मुझे लगता है कि ना कहने वालों की संख्या ज्यादा है, ना कहने वालों की संख्या ज्यादा है, ना कहने वालों की संख्या ज्यादा है। निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ और यह प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ। अतः विधेयक खारिज किया जाता है और सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित की जाती है।
you so much.